प्रीवियस लेक्चर में हमने फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअल में फेस कंट्रोल्ड इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट आया कैसे और क्यों ज़रूरत पड़ी, ये हमने देखा। लेकिन हमने ये भी देखा कि यार बहुत सारी वेवफॉर्म्स हैं हमारे पास। तो ये जो वेवफॉर्म्स हैं, इनपुट की वेवफॉर्म, आउटपुट की वेवफॉर्म, तो इन सभी की हमें एवरेज वैल्यू भी निकालना है और इन सभी की हमें आरएमएस वैल्यू भी निकालना है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है डिटेल में। ये जो लेक्चर है ये इसी सब के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो पढ़ाया था उसी की वीडियो क्लिप को मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप इसे देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको कैसे एवरेज वैल्यू निकालना है, कैसे आरएमएस वैल्यू निकालना है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो, पहले इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और फिर इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फिर इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और फिर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और हर साइकिल में ये प्रोसेस रिपीट होती है। तो इस एसी सप्लाई को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं। हम एक्चुअल में दो टर्म्स का यूज करते हैं। फर्स्ट है एवरेज वैल्यू और सेकंड है आरएमएस वैल्यू। तो हम इन दोनों वैल्यू को समझते हैं कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू और व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which would generate same amount of charge as it generated by alternating current in the same circuit for half time period। अब यहाँ पर देखिए, आपको डेफिनेशन से तो समझ में नहीं आया होगा, तो अब मैं समझाता हूँ एक्चुअल में यहाँ लिखा क्या है। एवरेज वैल्यू को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एवरेज वैल्यू को हमेशा हम हाफ टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेस करेंगे। ये हाफ टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो फुल टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ से लेके फर्स्ट हाफ साइकिल का जो टाइम है ये हाफ टाइम पीरियड है। केवल इसके लिए हम एवरेज वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, उसका एक रीजन है। देखो, आप एवरेज वैल्यू में क्या हो जाएगा, फिर अगर आप सेकेंड हाफ को भी कंसीडर करोगे तो एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है। यदि आप पूरे साइकिल को कंप्लीट कंसीडर करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो एवरेज वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। उस कंडीशन में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी, जो कि हमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करेगी। इसलिए हम एवरेज वैल्यू को जनरली हाफ साइकिल के लिए कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं क्या है। वैसे देखा जाए तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होती है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन में हेल्प हो जाए उसके लिए केवल हम हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। सपोज करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये है 10 sin ओमेगा t, 10 sin ओमेगा t। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं एसी सप्लाई की इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से मैं एसी सप्लाई की इक्वेशन को एक्सप्रेस करूंगा। तो जो फर्स्ट टर्म है ये Vm की वैल्यू होगी, Vm कितना होगा 10, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 10, और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में वो कह रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होते रह रहा है। ये देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर कम होते जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बढ़ेगा, फिर 0 होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन होते रहता है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि अब हम यहाँ पर एक ऐसा स्टडी करंट का मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एक समान हो कंसिडर करते हैं, जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करे जितना कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है। और स्टडी करंट को भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पीरियड में ही फ्लो करवाएंगे, और यहाँ भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टडी करंट से उतना ही चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है जितना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये स्टडी करंट को हम इस एसी सप्लाई की एवरेज वैल्यू बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इस एवरेज वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जब हम एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम केवल हाफ साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं।
क्योंकि यदि हम पूरा साइकिल कंसिडर कर ले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल कैंसिल आउट कर देंगे और वैल्यू जीरो हो जाएगी, एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए हम केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं। तो आप इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को ऑब्जर्व कीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू रिड्यूस हो रही है। सपोज करते हैं कि पहले वैल्यू इस प्रकार से बढ़ रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वैल्यू रिड्यूस हो रही है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि फर्स्ट डे आपको किसी ने कितनी चॉकलेट दी है, 5 चॉकलेट दी है। फिर नेक्स्ट डे 10 चॉकलेट दी है। फिर नेक्स्ट डे 15 चॉकलेट दी है। फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, इतनी चॉकलेट दी। फिर चॉकलेट देना कम कर दिया उसने। फिर उसके नेक्स्ट डे उसने, चलो इधर से बताता हूँ, फिर उसने 30 दी, 35 दी, फिर कम देना चालू कर दिया 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 8 चॉकलेट। और इस प्रकार से मैंने 14 डेज तक इस प्रकार से वेरिएबल नंबर में चॉकलेट दी। तो टोटल मिला के यहां होगी 252 चॉकलेट। हर दिन मैंने उसको डिफरेंट नंबर में चॉकलेट दिए। आपको समझाने के लिए मैंने एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग चॉकलेट दी है उस बंदे को। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, पहले वैल्यू बढ़ रही है और फिर वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ भी मैंने ऐसे किया, पहले चॉकलेट को बढ़ाइए। पहले मैंने 5 चॉकलेट दी, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, फिर रिड्यूसिंग मैनर में। इस प्रकार से मैंने उसे चॉकलेट दी। तो मुझे आप यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है। जो पीक वैल्यू है वो 35 है, पीक वैल्यू यहाँ पर 35 है। और ये वैल्यू कभी 30 है, कभी 25 है, 20, इस प्रकार से वैल्यू वेरिएबल है। लेकिन यदि मैं उसको 14 दिन तक यदि फिक्स अमाउंट में चॉकलेट दूं, मतलब एक स्टडी करंट फ्लो करवाऊं, जैसे मैं हर दिन अगर उसे 18 चॉकलेट दे रहा हूं 14 दिन तक, 18 चॉकलेट यदि मैं उसे 14 दिन तक दे रहा हूं, तो भी 252 साइकिल, तो भी 252 चॉकलेट उसे मैं उसे दे दूंगा। 18 इंटू 14 करो, देखो 252 आ रहा है। तो इसका मतलब जो स्टडी करंट है वो उतनी ही चॉकलेट देता है जितनी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में दे रहा है। तो यहां मैंने डेफिनेशन एवरेज वैल्यू की यही लिखी है कि एवरेज वैल्यू इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, एक फिक्स स्टडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। वो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करता है जितना कि अल्टरनेटिंग करंट अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में जनरेट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है एवरेज वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैथमेटिकल फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ जिस इक्वेशन की या जिस वेवफॉर्म की मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है उसकी इक्वेशन इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टाइम पीरियड। लेकिन इस साइनोसोडल एसी सप्लाई के केस में मैं यहाँ पर टाइम पीरियड केवल t/2 कंसिडर करता हूँ, केवल हाफ साइकिल कंसिडर करता हूँ। वो इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू और नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू एक जैसी है। अगर मैं पूरा टाइम पीरियड कंसिडर करूंगा इंटीग्रेशन में तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल कैंसिल आउट कर देगा और मेरी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, जिससे कि मैं इस वेवफॉर्म की किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, इसकी क्वालिटी को पता नहीं कर पाऊंगा अगर एवरेज वैल्यू 0 अगर आ जाती है। इसलिए एवरेज वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए मैं टाइम पीरियड को केवल 0 टू t/2 कंसिडर करता हूं। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है या जो साइनोसॉइडल वोल्टेज की इक्वेशन है उसको मैं v इक्वल टू Vm sin थीटा से एक्सप्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर v की प्लेस पर Vm sin थीटा रख दूंगा। तो ये 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को मैं एंगल के टर्म में देखूं तो कितना टाइम पीरियड है एंगल के टर्म में, 1 अपॉन 2 देखो 180 डिग्री को पाई से एक्सप्रेस करते हैं और 360 डिग्री को 2 पाई से एक्सप्रेस करते हैं। तो टाइम पीरियड कितना है मेरा, टाइम पीरियड तो 2 पाई है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 पाई रेडियन का हम एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड हो गया 1/2 पाई। और मैं टाइम पीरियड को एंगल के टर्म में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं
थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता तो टी ही रहने देता उसे। तो 1/t टी इक्वल टू 2 पाई 0 to पाई t/2 करेंगे आप तो पाई आ जाएगा। v इक्वल टू vm साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर देखिए आप, जब यहाँ t/2 हो गया तो यहाँ भी तो हमें t/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम अपॉन 2 करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा 1/पाई, जब vm बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, लिमिट 0 to, यहाँ भी पाई हो जाएगी t/2, टी कितना है 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये 1/पाई। vm बाहर आ जाएगा क्योंकि vm कांस्टेंट है, तो ये vm बाहर आ गया। अंदर बचा है साइन थीटा 0 to पाई डी थीटा। आगे सॉल्व करते हैं, vm/पाई एज इट इज। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा कॉस थीटा और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 to पाई। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस vm/पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स कॉस पाई माइनस कॉस 0। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस vm/पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगी माइनस vm/पाई इंटू -2। तो आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2vm/पाई। तो ये आ गई हमारे पास प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज की या करंट की, प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, नहीं सॉरी एवरेज वैल्यू, प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज की एवरेज वैल्यू ऑफ प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अब एसी सप्लाई का सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का जो एब्रिविएशन है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक्चुअल में ये आरएमएस वैल्यू है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। और ये क्या है आप देखिए ध्यान से इधर। अभी आप यहाँ पर देखिए, सपोज करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये है Vm साइन ओमेगा टी, मीन्स मैंने आपको बताया था कि एसी सप्लाई को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ Vm साइन थीटा से। तो सपोज करते हैं कि ये 10 साइन थीटा है और ये जो 10 है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये -10 ये मिनिमम वैल्यू है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए, अभी ये एसी सप्लाई की जो वैल्यू है ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रही है। ये यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कम हो रही है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रही है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -10, और फिर वैल्यू बढ़ रही है -9 -8 -7 -4 -3 -2 -1। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले तो वैल्यू बढ़ रही है, फिर रिड्यूस हो रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू घट रही है, फिर बढ़ रही है। ये प्रोसेस चलते जाएगी इस साइकिल में। तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस किया है वो देखिए आप। IRMS इज दैट स्टडी करंट। स्टडी करंट मतलब एक समान वैल्यू का करंट। जैसे कि ये करंट लेता हूं मैं, ये एक समान वैल्यू का करंट है। आरएमएस करंट कौन सा करंट है? एक समान वैल्यू का ऐसा करंट जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वैल्यू पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो वैल्यू एक समान नहीं है। तो अगर मैं एक समान वैल्यू का कोई करंट फ्लो करवाता हूँ उतनी ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मेरा जो करंट है वो कम करंट में काम चल जाएगा, क्योंकि मेरा करंट स्टडी करंट है। सपोज करो कि ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं 5 एम्पियर का करंट एक समान मैग्नीट्यूड का उतने ही टाइम के लिए फ्लो करूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए, तो वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना ही एसी करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये एसी करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, कभी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 5 एम्पियर करंट ये उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना ये एसी करंट उतने ही टाइम के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये मेरा यहाँ पर आरएमएस करंट कहलाएगा। इस आरएमएस वैल्यू को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ।
ये एक बकेट है और बकेट में पानी भरा हुआ है और पानी में इमर्शन हीटर लगा दिया है मैंने, जो कि एसी पर भी वर्क करता है और डीसी पर भी वर्क करता है। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब अरेंजमेंट। तो पहले मैंने एसी सप्लाई दी और इस एसी सप्लाई की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है और नेगेटिव पीक -10 एम्पियर है। तो ये क्या हमेशा 10 एम्पियर करंट ही फ्लो करवाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेरिंग नेचर का होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 एम्पियर तक बढ़ेगी, फिर 10 एम्पियर से फिर 0 हो जाएगी, फिर 0 से -10 होगी और -10 से फिर 0 हो जाएगी। तो ये तो वेरिंग नेचर का है। और अभी ये सपोज करते हैं कि कितनी 15 जूल, सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए 15 जूल तक हीट प्रोड्यूस करता है 15 मिनट में। तो यदि मैं इसे डीसी सप्लाई दूंगा और डीसी सप्लाई थोड़ी कम लगेगी, 15 मिनट में 15 जूल प्रोड्यूस करने के लिए, क्या डीसी करंट भी कंटिन्यूसली 10 एम्पियर लगेगा क्या मुझे? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 एम्पियर तो एक इंस्टेंट पर आ रहा है, हमेशा 10 एम्पियर नहीं आ रहा है, एक इंस्टेंट पर 10 एम्पियर आ रहा है, फिर वैल्यू कम हो जा रही, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, इस प्रकार से वैल्यू चेंज होते रह रही। इसलिए अगर मैं कंटिन्यूअसली इसे 7 एम्पियर करंट फ्लो करवाऊंगा कंटिन्यूअसली, तो भी एग्जांपल के लिए ये 15 मिनट में 15 जूल की हीट प्रोड्यूस कर देगा। तो ये होगी मेरी आरएमएस वैल्यू। देखो ये आरएमएस वैल्यू क्या है, एक ऐसा स्टडी करंट जो उतनी ही हीट उतने ही समय में प्रोड्यूस करे जितनी की एसी प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे इसे। जैसे कि अब जब हमने एवरेज वैल्यू पढ़ी थी तो वहां भी ऐसे ही था, सेम वहां भी यही कॉन्सेप्ट था, बस वहां कॉन्सेप्ट क्या चेंज हो गया, वो चार्ज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वहां पर हाफ टाइम पीरियड में, पूरा कंसिडर नहीं कर रहे थे हम, वहां हाफ टाइम पीरियड में उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करती है जितना कि एक स्टडी करंट प्रोड्यूस करती है उस हाफ टाइम पीरियड में। तो एवरेज वैल्यू के टाइम ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। तो डेफिनेटली आप आरएमएस वैल्यू भी समझ गए होंगे और एवरेज वैल्यू भी समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं आरएमएस वैल्यू के लिए, हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो आरएमएस वैल्यू के लिए ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आरएमएस वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो जो एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट फार्मूला था, क्या फार्मूला था वहां पर, हम 1/T 0 to T जो वोल्टेज की इक्वेशन है उसमें क्या करना है, इस वोल्टेज की इक्वेशन का स्क्वायर कर देना है और ओवरऑल टर्म को अंडर रूट के अंदर कर देना है। बस इस प्रकार से आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम निकाल के मैं बता देता हूं आपको। ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू कितनी है, Vm sin थीटा, चलो यहाँ रख देते हैं। और टाइम पीरियड को हम एंगल की फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हम एंगल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और टाइम पीरियड कितना होता है, 2 थीटा होता है। यहाँ पे जरूरत नहीं है T/2 लगाने की जैसे हमने एवरेज वैल्यू में किया था, क्योंकि वहां अगर हम T/2 नहीं करते टाइम पीरियड को तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसी कोई नीड नहीं है, यहाँ आपको ओवरऑल टाइम पीरियड आप कंसिडर कर सकते हो। तो चलो करते हैं, 1/2π 0 to 2π, ये v स्क्वेयर मतलब Vm साइन थीटा का स्क्वेयर डी थीटा, तो ये √1/2π, ये Vm स्क्वेयर हो जाएगा, तो Vm स्क्वेयर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा, चलो अभी तो कॉपी कर लेते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2π डी थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा का फार्मूला आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 θ/2, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये यहां पुट कर देंगे हम, तो √Vm स्क्वेयर अपॉन 2π साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 - cos 2 θ/2, तो 2 इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 - cos 2 θ 0 to 2π डी थीटा। आगे और सॉल्व करते हैं,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अभी बाहर नहीं निकालते हैं, VM² अपॉन 4 पाई, ये 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 to 2 पाई माइनस कॉस 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, जहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 to 2 पाई। तो ये वाली टर्म तो पूरी फिनिश होने वाली है। क्यों पूरी फिनिश होने वाली, क्योंकि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब 0 होता है, इसलिए यहाँ थीटा की प्लेस पर 2 पाई रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म फिनिश हो गई। तो अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचेगा देखते हैं, VM² अपॉन 4 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 2 पाई माइनस 0, तो ये 2 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी VM/√2। यही साइनोसॉइडल वोल्टेज की RMS वैल्यू होती है, RMS वैल्यू ऑफ प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो ये याद रखो। अब हमने क्या किया, हमने RMS वैल्यू निकाल ली और एवरेज वैल्यू निकाल ली। एवरेज वैल्यू प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की आई है 2Vm/पाई और RMS वैल्यू आई है Vm/√। AC सप्लाई की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये है AC सप्लाई और इसकी मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I1 है, इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I2 है, इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I3 है, इस इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I4 है, यहाँ I5, यहाँ I6, यहाँ I7, ये यहाँ I8, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर I9, यहाँ I10, I11, I12 एंड सो ऑन, ये IN तक यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो I1, I2, I3, I4 ये सारी वैल्यू क्या है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। I1 से लेके IN तक की जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जैसे कि मुझे RMS वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मुझे रूट लेना है, RMS वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे मैथमेटिकली, सबसे जैसे कि नाम है रूट मीन स्क्वायर, तो रूट ले लो, मीन स्क्वायर, अंदर स्क्वायर भी है तो जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है सबका स्क्वायर कर दो, और मीन लेना है इसलिए सभी को जोड़ दो, मीन लेना है इसलिए डिवाइड कर दिया। तो ये इस प्रकार से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, रूट भी हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है और स्क्वायर का मीन भी हो गया, इसलिए ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।